हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 45 क्वेश्चन जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा। आपके आगामी परीक्षा एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, दरोगा, टीईटी, सुपर टीईटी एंड अदर एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन पहला देखेंगे तो पुष्पांजलि, ऑप्शन दूसरा है निरापराध, ऑप्शन तीसरा है भास्कर, ऑप्शन चौथा है उज्जवल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अर्थात निरापराध, यही आपका अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध है। यह शुद्ध क्या होगा? तो होगा निरपराध। यानी कि ये जो मात्रा रा पे दिया गया है यह आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहां पर अगर उपसर्ग पूछा जाए, अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो यहां पर कौन सा उपसर्ग होगा? निरुपसर्ग होगा। ठीक है। कौन सा होगा? निरुपसर्ग होगा आपका। ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन पहला देखेंगे सुधा, ऑप्शन दूसरा देखेंगे अम्मी, ऑप्शन तीसरा देखेंगे मधु, ऑप्शन चौथा देखेंगे रसाल। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि सुधा, मधु और अमित ये आपका जो है अमृत का पर्यायवाची है, परंतु रसाल अमृत का पर्यायवाची नहीं है। रसाल जो पर्यायवाची है वो है आपका आम का। किसका दोस्तों? आम का। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनने वाला है, आंसर बनेगा डी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। वाक्य पहला है राम खाना खाता है, वाक्य दूसरा है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है। ऑप्शन तीसरा है राम ने रावण को मारा, ऑप्शन चौथा है माँ अपने बच्चों को मारती है। पहले तो फ्रेंड्स ये हमें समझना पड़ेगा, ये जो हमारा संबंध कारक है, संबंध कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक चिन्ह आएंगे। तो ध्यान रखना है का, की और के। ध्यान रखना का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, मा, मी में ये आपके संबंध कारक को दर्शाता है। तो यहां पर जिस वाक्य में का, की, के में से कोई भी अगर प्रयोग में लाया गया होगा वही आपका जो है वाक्य पूरा क्या कहलाएगा? संबंध कारक वाला वाक्य कहलाएगा। ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो संबंध कारक किसमें है? बी ऑप्शन में है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची में रेखांकित किए हुए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? ध्यान रखना, जो आपको देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये आपको प्रश्न दिया गया है। और इसी प्रश्न में देश भर के युवा के नीचे मित्र देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको एक रेखांकित भाग दिया गया। ठीक है। और इसी रेखांकित भाग को बताना है कि ये आपका कैसा पदबंध है। ऑप्शन पहला देखेंगे क्रिया विशेषण, ऑप्शन दूसरा है संज्ञा, ऑप्शन तीसरा है सर्वनाम, ऑप्शन चौथा है क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देश के युवा आपका संज्ञा पदबंध होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है। इसे देखेंगे क्वेश्चन पांचवा कह रहा क्या? निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण पूछ रहा है? कर्मवाच्य। ध्यान रखना, पहले तो वाच्य समझ लेते हैं। वाच्य को इंग्लिश में पैसिव बोलते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्र वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? कृतवाच्य, दूसरा क्या हमारा? कर्मवाच्य, तीसरा हमारा क्या है? भाववाच्य। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। जहां पर कर्ता प्रधान होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कृतवाच्य। जहां पर कर्म प्रधान होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मवाच्य। और जहां पर भाव प्रधान होगा उसे हम क्या बोलेंगे? भाववाच्य। यहां पर कर्म प्रधानता जहां पर आपको दिखाई देगा
वही उदाहरण आपका बिल्कुल सही होगा। यहां से कर्मवाच्य आपसे पूछा गया है। पहला है पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन पहला। ऑप्शन दूसरा है राम पुस्तक पढ़ता है। ऑप्शन तीसरा सीता पत्र लिखती है। ऑप्शन चौथा मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो यहाँ पर पहले ही वाक्य में दिया गया है कि पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर पत्र की प्रधानता है। पत्र आपका क्या है? पत्र आपका क्या है? कर्म है। तो कर्म की प्रधानता वाले वाक्य को हम कर्म वाक्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा जो आंसर बन जाएगा वो आंसर आपका बन जाएगा पहला। कौन सा? पहला बन जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है और सीता पत्र लिखती है, ये दोनों वाक्य आपका कृतवाच्य है। कौन सा है? ये दोनों वाक्य कृतवाच्य है। और मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ भाव की प्रधानता है, इसलिए अगर वाच्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? मुझसे बैठा नहीं जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो आप बताएंगे मित्र ये भाववाच्य है। क्या है आपका? भाववाच्य। ध्यान रखिएगा, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे भागा नहीं जाता इत्यादि। ठीक है, आपका क्या होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है, जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी वहां पर कृतवाच्य हो जाएगा। राम पढ़ता है, राम लिखता है, सीता सोती है, मोहन जाता है, ये सब आपका क्या कहलाएगा? कृतवाच्य कहलाएगा। पत्र लिखा जाता है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, माली के द्वारा बगीचे में फूल तोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से ये है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया है वेदना, ऑप्शन दूसरा दिया गया है आपका अध्याय, ऑप्शन तीसरा दिया है त्याग, ऑप्शन चौथा दिया गया है आपको नेत्र। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो वेदना शब्द है मित्र, यह वेदना शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्या है? वेदना शब्द आपका स्त्रीलिंग है। बाकी जो आपको दिया गया त्याग शब्द, कौन सा? त्याग शब्द, और आपका यहाँ दिया गया अध्याय शब्द और नेत्र शब्द, ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? क्रिया पदबंध क्या है, यह आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्रिया पदबंध क्या, लेकिन क्रिया विशेषण पदबंध पूछा है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। और आपसे ये पूछा गया है कि क्रिया विशेषण में कौन, मतलब इस जो पद दिया गया उसमें क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो प्रश्न पहले देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्रिया विशेषण को देखेंगे। चारों ऑप्शनों में से कहां पर छिपा हुआ है यहां पर देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसे पहले ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। इसमें आपको बताना है कि क्रिया विशेषण क्या है। ध्यान रखिएगा, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, उस पहाड़ी के पीछे। ऑप्शन दूसरा है उस पहाड़ी। तीसरा ऑप्शन है मेरा गांव है। चौथा ऑप्शन है के पीछे। तो ध्यान रखिएगा, उस पहाड़ी के पीछे ऑप्शन ए आपका जो है क्रिया विशेषण प्रबंध है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस 8वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं होती हैं? ठीक है, तो मित्र पहले श्रृंगार को समझ लेते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि संयोग श्रृंगार नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा? वियोग श्रृंगार की दशाएं आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वियोग श्रृंगार की अगर हम बात करें, इसकी दशा के बारे में बात करें, तो यहां पर ऑप्शन को पहले देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है पहले में 8, दूसरे में 6, तीसरे में 10 और चौथे में 4। तो मित्र यहाँ पर जो 10 दिया गया ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। वियोग श्रृंगार की दशाओं की संख्या हमेशा कितनी मानी गई है? 10 मांगी गई। अब इन 10 के नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। 10 के नाम में पहला आता है अभिलाषा। क्या है? अभिलाष। अगर दूसरे के बारे में बात करें तो होगा चिंता। तीसरे के बारे में अगर हम बात करें तो ये होगा स्मृति। चौथे के बारे में अगर हम बात करें तो ये होगा उद्वेग। ठीक है, 5वें के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो होगा ये गुण कथन।
गुण कथन, ध्यान रखिए क्या होगा ये गुण कथन। अगर 6 नंबर के बारे में बात करें, चलो मैं इधर लिख देता हूं, 6 नंबर के बारे में बात करें तो ये होगा हमारा प्रलाप। 7 नंबर के बारे में अगर बात करें तो होगा ये उन्माद। 8वां हमारा होगा व्याधि, ठीक है। और 9वें के बारे में अगर हम बात करें तो ये होगा जड़ता। और 10वें के बारे में बात करें तो होगा मरण। यानी कि अगर हम बात करें कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं होती हैं तो मित्र 10 होती हैं। 10 दशाओं के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। पहला क्या है अभिलाषा, दूसरा क्या है चिंता, तीसरा स्मृति, चौथा उद्वेग और 5वां है गुण कथन, 6वां है प्रलाप और 7वां है आपका उन्माद और 8वां आपका व्याधि, 9वां आपका जड़ता और 10वां आपका मरण। ठीक है, इस प्रकार से हमने 10 दिशाओं को देख लिया। ऐसे आप आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, 9वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा इसमें प्रशंसा सूचक विस्मयादि अव्यय नहीं है, याद ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यहां पर देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में पूछा गया है। उसमें कह रहा है कि जो प्रशंसा सूचक ना हो, जिसमें प्रशंसा के बारे में बात ना किया जाए, ठीक है, वो आपका ऑप्शन कौन सा है? पहला है साधु साधु, दूसरा है सुंदर, तीसरा है बाप रे, चौथा है साबात। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बाप रे बाप, यह शब्द आपका जो है प्रशंसा सूचक नहीं होगा। प्रशंसा सूचक में कौन कौन सा होगा? साधु होगा, साधु साधु, सुंदर होगा और आपका शाबाश होगा, लेकिन बाप रे होगा नहीं। बाप रे जो है ये कौन सा सूचक है? तो आप ध्यान रखिएगा शोक सूचक। कौन सा? शोक सूचक। ठीक है, शोक सूचक विस्मयादि बोधक है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। अर्थात यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल सी आंसर बन जाएगा। राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है 10वां। लिखा है बोरे सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन वाज सर थहीं बान की वायु उड़ाने के लक्षण लक्ष्य करे अहिरा क्षमता थी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपके पास दिए गए। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण? आपसे इसमें पूछा क्या गया है? रस पूछा गया। जी हाँ, पूछा क्या गया आपसे? रस पूछा गया। इस चीज को हमें ध्यान देना है। आपसे पूछा गया है किसमें रस क्या है? तो देखें पहला ऑप्शन क्या दिया गया? अद्भुत रस, दूसरा दिया गया करोड़ रस, तीसरा रस दिया गया वीर रस, चौथा दिया गया यहाँ पर रौद्र रस। तो यहाँ पर मित्र जो हमारा आंसर बनने वाला है, ठीक है, वो आंसर आपका क्या बनेगा? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? अगर रौद्र के स्थायी भाव के हम बारे में बात करें तो हमारा होगा क्रोध। क्रोध रसों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। ठीक है, सामान्य तौर पर रसों की संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है, आचार्य मोम्मट के अनुसार रसों की संख्या 10 मानी जाती है। कितनी? 10 मानी जाती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी जाती है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अद्भुत रस का अगर अस्थायी भाव आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है विष में होगा। ठीक है, करोड़ रस का अस्थायी भाव अगर आपसे हम पूछें तो क्या होगा? तो आप बताएंगे सर शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। वीर रस का अगर अस्थायी भाव आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे उत्साह होगा। क्या होगा? आपका उत्साह होगा। तो यानी कि हमारा पर यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है? रौद्र रस, उसका अस्थायी भाव होता है क्या? क्रोध। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। लिखा उपविराम, उपविराम चिन्ह है। ऑप्शन पहला दिया गया है, ऑप्शन दूसरा दिया गया है, ऑप्शन तीसरा दिया गया, ऑप्शन चौथा दिया गया। तो उपविराम आपसे पूछा गया है, तो उपविराम ऑप्शन ए को बोलेंगे। किसमें? ऑप्शन ए वाले जो दिए गए चिन्ह है वो आपके उपविराम कहलाएंगे। इसी उपविराम को हम विसर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसी उपविराम को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। बी ऑप्शन को समझ लेते हैं, ये कौन सा चिन्ह है? बी ऑप्शन को समझ लेते हैं, ये कौन सा चिन्ह है? तो बी ऑप्शन में आपका लिखा गया है अर्धविराम। क्या लिखा गया है? अर्धविराम लिखा गया। ध्यान रखिएगा। यहां पर जो आपको दिया गया है डी ऑप्शन, इसे भी समझ लेते हैं कौन सा है? तो ये होता है कोष्ठक। कौन सा? कोष्ठक चिन्ह होता है। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यहां पूछा जाए सी ऑप्शन में जो आपको चिन्ह दिया गया ये किसका चिन्ह है? तो ये होता है प्रश्नवाचक।
प्रश्नवाचक तो नहीं कह सकते, हाँ प्रश्नवाचक ही है आपका, क्या है ये प्रश्नवाचक या पूर्ण विराम कह सकते हैं। पूर्ण विराम अगर बात करें तो पूर्ण विराम हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, क्या है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर सारे चिन्हों के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है यहीं पर दिया गया है, इसी बोर्ड पर दिया गया आपका 12वां क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, कौन शब्द लगा भी होगा यहाँ पर देखिए, ऐसे ऊपर आपको समझना है कि सी जो चिन्ह दिया गया सी ऑप्शन में 11 नंबर में, वो आपका प्रश्नवाचक। यहाँ पर देखिएगा तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास के बारे में पूछा कि कौन से काल के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला देख लेते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है आदिकाल, दूसरा दिया गया भक्ति काल, तीसरा दिया गया रीतकाल, चौथा दिया गया आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स यहाँ समझ लेते हैं कि जो हमारे कबीरदास थे, तुलसीदास थे और सूरदास थे, ये भक्ति काल के थे। किस काल के थे? भक्ति काल के थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि आदिकाल का समय क्या होगा, जी हाँ, आदिकाल के समय के बारे में अगर हम बात करें तो आदिकाल का जो समय होगा 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है, ठीक है। अगर भक्ति काल के बारे में बात करें कि भक्ति काल का समय क्या होगा, तो याद रखना 1375 से आपका 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है। अगर हम रीति काल के बात करें कि रीति काल का समय क्या होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। कहां तक? 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक आपका रीति काल माना जाता है। अगर आधुनिक काल के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा विक्रम संवत याद रखना, आपको विक्रम संवत बताना है कि 1900 से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है वो आपका आधुनिक काल है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनने वाला है वो कौन सा बन जाएगा? भक्ति काल का आंसर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, लिखा है अजंत के लिए सही संधि विच्छेद क्या चुना जाएगा। अजंत के लिए सही छंद विच्छेद क्या चुना जाएगा, यहाँ पर देखना। ऑप्शन पहला दिया अजा प्लस अंत, ऑप्शन दूसरा दिया गया अज प्लस अंत, ऑप्शन तीसरा दिया गया अच प्लस अंत, ऑप्शन चौथा दिया गया अच प्लस अंत। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच प्लस अंत होता है, जा का ता में परिवर्तन हो जाता है, ध्यान रखना, जा का परिवर्तन ता में हो जाता है। अर्थात अगर संधि आपसे पूछी जाए तो आपका कौन सा संधि होने वाला है, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जी हाँ, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ऑप्शन पहला दिया गया है नदी, ऑप्शन दूसरा दिया गया घर, ऑप्शन तीसरा दिया गया साधु, ऑप्शन चौथा दिया गया है आपको जो है घर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर नदी पहला ऑप्शन है, प्रत्येक दूसरा ऑप्शन है, साधु तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन घर है। तो यहाँ पर आंसर हमारा बनेगा किसका प्रयोग हमें सदैव करते हैं एक वचन में, प्रत्येक को करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 14 क्वेश्चन हो गए। 15वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। किसका? क्षणिक का विलोमार्थी पूछा गया आपसे। पहला दिया गया है अक्षम्य, दूसरा दिया गया शाश्वत, तीसरा दिया गया पल और चौथा दिया गया मणिक। तो क्षणिक का मतलब जो है क्षणिक भर में आए और खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका होगा शाश्वत, जो हमेशा रहे, जो खत्म ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्षणिक का विलोम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे शाश्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ेंगे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वें क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, क्या वाक्य की त्रुटि को सुधारें। वाक्य की त्रुटि को सुधारें। ऑप्शन पहला है यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, ऑप्शन पहला दिया गया। ऑप्शन दूसरा आपको दिया गया है कि यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। ऑप्शन तीसरा दिया गया है आपको यद्यपि वह बीमार था तथापि मेला देखने गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि यद्यपि के साथ में हमेशा तदाप का प्रयोग होता है और ऐसा प्रयोग हमेशा मिश्र वाक्य में होता है। कहाँ पर होता है? मिश्र वाक्य, यानी अगर ये वाक्य आपसे पूछा जाए कौन सा वाक्य है तो आप बताएंगे मिश्र वाक्य है। यहाँ पर त्रुटि को सुधारना था, त्रुटि हमारा सी में बिल्कुल सुधर गया कि यद्यपि के साथ में तथापि का प्रयोग हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा इसमें बन जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा माला फेरत जुगया, भया न मन का गया न मन का फेर, और कर का मन का डारखे मन का फेर। इस पंक्ति में
अलंकार आपसे पूछा गया कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन पहला हमारा है रूपक, ऑप्शन दूसरा है श्लेष, ऑप्शन तीसरा है यमक, ऑप्शन चौथा है उपमा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, इस चीज को बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि ये अलंकार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं, इसमें 100% आपका एक अलंकार का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, शायद अगर इस चीज को आप देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको वहां अलंकार बताने में और आपके एग्जाम में बहुत आसानी होगा। ठीक है, आपको करने में क्वेश्चन को लिखा है माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, मन का डार के, मन का फेर। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा है मन का, 3 मनके का शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मनका का आ से आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कर का मन का, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर पहले मनका के बारे में बात करें मित्र, तो यहाँ पर पहले मनके के बारे में अगर बात करें तो ये पहले मनके का जो अर्थ होगा ये होगा आपका माला का मोती, माला का मोती। अगर दूसरे मनका का अगर हम बात करें तो ये होता हमारा चित्त, और अगर लास्ट वाले मनका का बात करें तो इसका मतलब होता है हृदय का मोती। आपको अगर सर ये हृदय का मोती क्या है, हृदय के मोती के बारे में अगर हम बात करें तो ये हृदय के मोती विचार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विचार को हृदय का मोती कहा जाता है। इस चीज को आप समझ लीजिए आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबके अर्थ अलग अलग हैं। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अलंकार में एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ अगर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है, तो आप बताएंगे सर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यानी कि जो हमारा आंसर बनने वाला आंसर कौन सा बन जाएगा हमारा, जाके आंसर हमारा बन जाएगा सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी स्क्रीन बोर्ड पर आपके हैं 18वां क्वेश्चन। इस चीज को भी देखेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको मित्र अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और हमारे चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य का विलोमार्थी है। ठीक है, अब हास्य का विलोमार्थी आपसे पूछा गया। पहला हमारा दिया गया है शौर्य, दूसरा दिया गया उपहास, तीसरा दिया गया रुदन, अब चौथा दिया गया आपको हास्य। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिएगा, हास्य का मतलब होता है हंसना या खुशी रहना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोमार्थी आपसे पूछा गया है। इसका अगर हम विलोमार्थी के बारे में बात करें तो हास्य का होता है उपहास। ठीक है, क्या होता है? हास्य का उपहास होगा। नहीं कि आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? बी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हास्य का उपहास होगा विलोम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना। ऑप्शन पहला है मैं, ऑप्शन दूसरा है वह, ऑप्शन तीसरा है जो, ऑप्शन चौथा है कोई। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी, कोई होता है। कोई और कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं दो जो अनिश्चितता के भाव को शो करते हैं। ध्यान रखना, कोई और कुछ, कोई और कुछ। कोई जो हमारा प्राणीवाचक होता है, इस बात को आपको समझना है। कौन सा होता है? प्राणीवाचक होता है। दूसरा जो हमारा कुछ होता है ये होता है वस्तुवाचक। क्या होता है? ये हमारा वस्तुवाचक आपका अनिश्चय सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन को भी लगे हाथ देख लेते हैं। उपरयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। उपरयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है? उपरो प्लस उक्त, दूसरा दिया गया ऊपर प्लस उक्त, तीसरा दिया गया ऊपरी प्लस उक्त, चौथा दिया ऊपरी प्लस उक्त। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा, राइट आंसर बनेगा डी, ऊपरी प्लस उक्त जो है इस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर यहाँ पर मित्र आपसे संधि पूछा जाए तो कौन सी संधि होगा, तो आप बताएंगे सर यण संधि होगा। कौन सा संधि होगा? यण संधि। यानी संधि कहता है कि यण संधि में या के पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है या वा के पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वहां पर हमेशा यण होता है। अगर या के पहले कोई आधा अक्षर आता है तो ये या बदल जाएगा, पहले वाले सेक्शन में छोटी ई या बड़ी ई के साथ आएगा और प्लस दूसरे के में साथ में असमान स्वर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा दिखाया था, इसलिए हमारा आंसर का हो जाएगा डी ऑप्शन में छिपा, और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन 21वां, इसे भी ध्यान से हम पढ़ेंगे। 21वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, उसे पढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन में देखिए क्या गया गया है, उसे हम पढ़ते हैं। दिया ये गया है, दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो, जो एक वाक्य का अंश दिया गया है, जिस वाक्य में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर दिया गया है। ठीक है, इंगित कर उत्तर दिया गया है। कोई त्रुटि यदि नहीं है तो ऑप्शन डी को आपको क्लिक करना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं, तो ऑप्शन डी पर हम क्लिक करेंगे। अगर कहीं पर भी आपको गलती दिखाई देता है तो उसी ऑप्शन को टिक करेंगे, वही आपका आंसर माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कृपया आप ही ए, फिर दिया यह बताने की कृपा करें बी कि दिल्ली कब चलना है सी, कोई त्रुटि नहीं है डी। तो यहां पर एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कृपया शब्द अगर है, कृपया आप ही, तो यहां पर कृपया शब्द आपका गलत लिखा गया है। आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में गलती है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ए बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है हूबहू क्वेश्चन। दुम दबाकर भागना, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, भागना ना जहां लास्ट में लिखा हो हमेशा क्या होता है, मुहावरा होता है। दुम दबाकर भागना का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मुहावरा है दुम दबाकर भागना। ऑप्शन पहला है डरा कर भागना, ऑप्शन दूसरा है बिना डर के भागना, ऑप्शन तीसरा है डर कर भागना, और ऑप्शन चौथा है डर कर भागाना। इस बात को आपको याद रखना है। तो क्या होगा, डर कर भागना आपका अर्थ हो जाएगा दुम दबाकर भाग जाना। तो यहां पर आंसर हमारा बन जाएगा सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसे देखें। 23वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य सत्य लिखा है, कौन सा वाक्य सत्यायबोधक, कौन सा सत्यायबोधक भविष्य काल में है? ऑप्शन पहला है जवान देश की सेवा करते हैं, फिर ऑप्शन दूसरा है शायद विनोद चला गया, ऑप्शन तीसरा है मैं लखनऊ जाऊंगा, और ऑप्शन चौथा है मुरली बजाया जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है सत्यायबोधक भविष्य काल बताना है। तो यहाँ पर बेटा जो सत्यायबोधक भविष्य काल है वो आपका पहले ऑप्शन में है, यानी कि पहला वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। सत्यायबोधक भविष्य काल है, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। ठीक है, मतलब ये आगे चलता ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। लिखा है टेस्टिमोनियल पत्र का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? यह पत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन पहला देखेंगे अनुशंसा पत्र दिया, ऑप्शन दूसरा है स्तुति पत्र, ऑप्शन तीसरा है प्रमाण पत्र, ऑप्शन चौथा है परिचय पत्र। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी में जो अनुवाद होगा वो होगा प्रमाण पत्र। जी हाँ, क्या होगा ये प्रमाण पत्र? यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रख लीजिए। यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ में एसएससी जीडी का जो एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए भी अब की बार पत्र लेखन जो है उसके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए वो भी आंसर बिल्कुल आपका राइट होगा। यानी कि आंसर कौन सा बनेगा? सी, प्रमाण पत्र। आपसे दूसरा क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता था कि ये कौन सा पत्र आपका कहलाएगा। ठीक है, ये कौन सा पत्र आपका कहलाएगा, ये बात तो आपसे पूछी जा सकती है। औपचारिक पत्र होगा कि अनौपचारिक हो? तो प्रमाण पत्र हमारा होता है औपचारिक पत्र। क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते 25वें क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या करा, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन दिया, पहला लक्ष्मी, दूसरा दिया गया है लक्ष्मी दूसरा दिया गया, पहला सरस्वती, तीसरा गंगा और चौथा यमुना। तो यमुना आपका आंसर हो जाएगा। यमुना शब्द जो है कालिंदी का पर्यायवाची, हमारा आंसर बन जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है भैया, कौन सा आंसर बन जाएगा? डी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वें क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 25वां क्वेश्चन लिखा है बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होने वाला है? बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात में से निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो लिखा पहला ऑप्शन देखिए, लिखा है आतिशयोक्ति, दूसरा दिखा है आरतिशयोक्ति, तीसरा दिया गया है
अतिरुशोक्ति और चौथा देंगे अतिशोक्ति। आंसर हमारा चौथा है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहां पर अतिशोक्ति अलंकार भी हो जाता है, और इसीलिए एक शब्द में अगर हम इसे देखें, बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात को एक शब्द में अतिशोक्ति भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27वां। लिखा है विकृति, आकार, बेस, गोली, चेष्टा और व्यवहार आदि के वर्णन में क्या उत्पन्न होता है? हास्य रस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने अजीब प्रकार की भेष को धारण करते हुए पहनावे को पहनकर आता है, तो आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? हंसी का भाव उत्पन्न होगा। ऐसी बातें वो आपके सामने बोल दे कि आपके मन में क्या उत्पन्न हो जाए? हंसने के भाव को उत्पन्न हो जाए, तो आपका हास्य रस हो जाएगा। ऐसा व्यवहार आपके साथ वो करे कि आपका मन हंसने को कहने लगे, आपका हृदय जो है प्रफुल्लित होने लगे, तो वहां पर हास्य रस होता है। अगर बेटा हम यहाँ पर रसों के अस्थायी भाव के बारे में बात करें, तो रसों की संख्या 8 भी बताई गई, 9 भी बताई गई, 10 भी बताई गई, 11 भी बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस का अगर अस्थायी भाव से पूछा जाए तो आप बताएंगे निर्वेद होगा। क्या होगा? निर्वेद होगा शांत रस का अस्थायी भाव। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होगा, तो इस बात को भी समझ लीजिए। रौद्र रस का अगर अस्थायी भाव आपसे पूछा जाए तो होता है क्रोध। ठीक है, अगर आपसे पूछा करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा, तो शोक। इस बात को समझ। हास रस का अस्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। 28वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में विशेषण आपको बताना। क्या बताना? विशेषण। पहला ऑप्शन है लंबाई, दूसरा है बुढ़ापा, तीसरा समझ और चौथा है शांत। तो ध्यान रखिए इसमें जो आंसर है वो आपका शांत है। शांत में भैया गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण 17 प्रकार के पाए जाते हैं, इस बात को आपको समझना है। यहाँ पर बेटा दिया है लंबाई, समझ और एक शब्द दिया है बुढ़ापा। ये तीनों शब्द के अगर बारे में हम बात कर लें तो तीनों शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तो इसे भी ध्यान से समझते चलिए। तीनों शब्द आपके कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या होगा ये तीनों शब्द? भाववाचक संज्ञा होंगे। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। भाववाचक संज्ञा में लंबाई आएगा, समझ आएगा, बुढ़ापा आएगा। यहाँ पर विशेषण पूछा गया तो विशेषण का आंसर क्या होगा? शांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 28वां क्वेश्चन। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ठीक है, लिखा है किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें 14 या 16 पर यति होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया सवैया, दूसरा ऑप्शन दिया रोला, तीसरा ऑप्शन हरगीतिका, चौथा ऑप्शन दोहा। तो ध्यान रखिएगा मित्र, यहाँ पर जो आपका हरगीतिका इसमें 28 मात्राएं होती हैं, इसमें 14 पर यति होता है, कहीं पर 16 और 12 पर भी होता है। ध्यान रखिएगा। अगर सवैया की संख्या पूछी जाए कि इसमें जो है वो मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। रोला में कितने होते हैं? 24 होते हैं। अब इस 24 को समझ लीजिए। प्रथम और तृतीय, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। इरेज कर देता हूं, जगह थोड़ा कम है यहाँ पर, फिर आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, अगर बात करें मित्र रोला में, तो रोला मैंने बताया कि रोला में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 24 होते हैं। 24 का डिवाइडेशन कैसे, इसे समझ लेते। फर्स्ट और थर्ड, इसमें 11, सेकंड और फोर्थ, इसमें आपके 13 मात्रा। अगर दोनों को आपस में हम जोड़े तो कितनी मात्रा हो जाएंगे? 24। यानी कि एक पद में कितने होते हैं? 24 मात्रा होते हैं रोला में। इस बात को आपको समझना है। अगर दोहा की बात हो रही मित्र, तो दोहा में अगर हम बात करें तो एक पद में, इसमें भी बंटवारे के अगर बारे में बात करें दोहा में, दोहा कैसे बटेगा इसे थोड़ा समझते हैं। दोहा में भी प्रथम चरण, तृतीय चरण, इसमें 13 मात्राएं होंगी, और द्वितीय चरण और चौथे चरण में ध्यान रखना कितनी मात्रा होंगी? 11 मात्राएं होंगी। दोहा सोठा का हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोहा का उल्टा क्या होगा, तो आप बताएंगे सोठा। दोहा का उल्टा क्या होगा, आप बताएंगे सर सोठा होगा। इस बात को, सोठा में ये क्रिया बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसे भी समझ लेते हैं। पहले और तीसरे में यहाँ पर आपके 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में अगर मात्राओं की संख्या आपसे पूछे तो वहां पर 11 होगा, 13 होगा। ये मामला है किसका? सोठा का। तो ध्यान रखिएगा। रोला आपसे पूछा जाए तो रोला में 24 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती है रोला में? 24 मात्राएं होती। 24 मात्रा होता है। इसमें मैंने आपको बता दिया कैसे क्या बनेगा। सवैया में पूछा जाए तो 22 मात्रा। हरगीतिका में आपका 28 मात्रा और 14 पे टूटेगा, 16 और 12 पे टूटेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आई होप अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक काम आपको करना है, हमारे चैनल को क्या करना है,
सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने मित्रों में शेयर करना है, ठीक है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तभी आपको सब्सक्राइब करना है। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पुराने हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से पहले से जुड़े हैं, तो आपको सब्सक्राइब नहीं करा मित्र, उसको लाइक करना है और दूसरे को शेयर करना है। और ठीक है, जो हमारे मित्र इस पर नए होंगे वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वहां पर एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को हम दबाएंगे ताकि हमारे पूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए आसानी से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। निस बहुत बार पूछा जा चुका है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन पहला है पॉपी, ऑप्शन दूसरा है निष्पात, तीसरा है निशा, चौथा है पाप। तो यहाँ याद रखिएगा पूछा गया है निस, ठीक है। तो निष्पाप में आपको निस दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन एक बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इस वाले सा का और इस वाले सा का परिवर्तन हमेशा इस सा में होता है उपसर्ग करते समय, ध्यान रखना। और ये जो सा है इसका उपसर्ग में यही होता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा निस और पाप। यहाँ पर निस हमें उपसर्ग मिल गया। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है, इस बात को आपको समझना है। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, शब्द के पहले हमेशा उपसर्ग का प्रयोग होता है और शब्द के बाद में प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका, प्रत्यय का। चलिए बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसे देखेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आसानी से क्वेश्चन को करेंगे। लिखा सर्व के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो ऑप्शन पहला है ब्यालु भुजंग उरग, दूसरा ऑप्शन है ब्याल भुजंग उरग, तीसरा ऑप्शन है ब्याल भुजंग उर्गु, तीसरा ऑप्शन है ब्याल भुजंग और उरग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, ब्याल भुजंग और उरग ये आपके सर्व के पर्यायवाची हैं। आपसे जरूर से जरूर एग्जाम में एसएससी जीडी आपका हो चाहे यूपीएसआई हो यहाँ पर, और साथ में लेखपाल की चाहे हो या फिर आपका यूपीटीटी हो या सुपर टीटी, सब जगहों पर पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तो इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखेंगे। लिखा है हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा का है। ऑप्शन पहला है गॉड, ऑप्शन दूसरा है सूटकेस, ऑप्शन तीसरा कारतूस, ऑप्शन चौथा है अलमारी। तो ध्यान रखिएगा जो कारतूस शब्द है ये आपका फ्रेंच भाषा का है और यही आपका आंसर भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर गार्ड शब्द पूछा जाए, सूटकेस पूछा जाए, ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं, तो आप बताएंगे सर ये अंग्रेजी भाषा के हैं। किस भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। अगर आपसे अलमारी पूछा जाए किस भाषा का शब्द है, तो अलमारी आप किस भाषा का शब्द में से जोड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये आपका है पुर्तगाली का है, पुर्तगाली भाषा का शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन में कहेगा नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन दिया गया कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ऑप्शन आपके पास ये 4 है, इसमें से आपको चूज करना था कि कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका नीलकंठ के लिए सामासिक पद में बिल्कुल सही होने वाला है। तो एक बात याद रख लीजिए कि नीलकंठ एक ऐसा शब्द है, यहां लिख देता हूं मैं, नील और प्लस हम करेंगे कंठ। तो यहाँ पर एक पद आपको विशेष और एक विशेषण दिखाई दे रहा है, और ऐसी स्थिति कहां पर होती है, कर्मधारय समास में। विशेष एवं विशेषण, उपमेय और उपमान, रूपक की स्थिति जहां पर दिखाई दे वो आपका क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए इसमें बता देता हूं विशेष से क्या, विशेषण क्या है। तो भैया जो कंठ है ये आपका है विशेष, और जो ये आपका है विशेषण। नील क्या है आपका, विशेषण। यानी कि कंठ कैसा है तो कहेंगे नीला है, ठीक है, नीला रंग से संबंधित होता है, ठीक है, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो यहां पर हमारा आंसर बनने वाला है क्या, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन पहला दिया रेखा पर अंकित, ऑप्शन दूसरा है रेखा में अंकित, ऑप्शन तीसरा रेखा से अंकित, ऑप्शन चौथा रेखा के लिए अंकित। यहाँ पर जो आंसर बनेगा मित्र वो बनेगा रेखा से अंकित, ठीक है। सामासिक पद आपका होगा रेखा से अंकित। ध्यान रखना अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे तत्पुरुष। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। अब तत्पुरुष में होगा कौन सा, तो ध्यान रखिएगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होने वाला है, करण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है,
आपके स्क्रीन बोर्ड पर है भी। क्या है 35वां क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई? ऑप्शन पहला है 8, ऑप्शन दूसरा है 11, ऑप्शन तीसरा है 10, ऑप्शन चौथा है 9। यहाँ याद रखिएगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आपको 8 बताई गई है। कितना? 8 बताई गई है। लेकिन इन्हें भी समझते हैं 11 किसने बताया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने। नोट कर लीजिएगा, आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 11। आचार्य मम्मट ने रसों की संख्या 10 माना है और सर्वसम्मत मत के अनुसार रसों की संख्या कितना माना गया है? 9 माना गया। तो यहाँ पर आंसर हमारा भरत मुनि के अनुसार पूछा गया था, तो आंसर हमारा कितना है? 8। याद रखना कितने हैं? 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 36वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना। हम यहाँ गलती बहुत करते हैं, तत्सम और तद्भव में गलती करते। तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द, ठीक है। तत्सम का मतलब संस्कृत, ज्यों कहते हो संस्कृत का शब्द हिंदी में अगर प्रयोग करते हैं तो आपका तत्सम कहलाता है, और संस्कृत के शब्दों में अगर कुछ परिवर्तन करके हिंदी में हम करते हैं वो तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? वो तद्भव कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए आपसे तत्सम पूछा गया, तो ऑप्शन पहला है कर्ण, ऑप्शन दूसरा है लोहा, ऑप्शन तीसरा है बंदर, ऑप्शन चौथा है दूध। तो यहाँ पर देखिए लोहा शब्द, दूध शब्द और बंदर शब्द ये आपके तद्भव हैं। क्या है? ये तद्भव है। तो तत्सम क्या होगा? कारण। इसका क्या बनेगा? अगर बात करें इसका तद्भव क्या बनेगा? तो कारण बनेगा। इसका तद्भव क्या बनेगा? कारण बनेगा। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि बंदर का तत्सम क्या होगा, तो बंदर का जो तत्सम बनेगा बानर। क्या बनेगा? बानर। दूध का क्या होगा? तो आप बताएंगे सर दूध होगा, दुग्ध। लोहा का क्या होगा सर? तो बताएंगे आप लौ होगा। क्या होगा? लौ। इस बात को आप ध्यान समझिए। कारण का होगा क्या? तद्भव, कारण। लेकिन बंदर का तत्सम पूछा जाए तो बानर होगा, ठीक है। लोहा का तत्सम पूछा जाए तो लौ होगा। अगर आप दूध का तत्सम पूछा तो दुग्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गांधी जी ने किसे राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? राष्ट्र कवि का सम्मान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ भैया, तो बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिएगा थोड़ा जगह बना देता हूँ यहाँ पर। हाँ ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया है? तो राष्ट्र कवि का दर्जा ऐसे आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। राष्ट्र कवि के दर्जे के लिए आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। देखिए कि कौन काम किया है, किसने किया है, उसे देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा मैथिली शरण गुप्त और चौथा है आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर जो कि सम्मान मिला हुआ है राष्ट्र कवि का, ठीक है, वो है मैथिली शरण गुप्त जी। अब क्यों मिला है इन्हें समझ लीजिए, क्यों मिला है इन्हें समझ लीजिए, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी 1912 में। कब? 1912 में। उस पुस्तक का नाम था, थोड़ा इरेज कर देता हूं जगह कम है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो भारत भारती। पुस्तक का नाम क्या है? भारत बाकी। 1912 में इसकी रचना इन्होंने किया था। और उसी समय 1912 ईस्वी में, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का जो है बहुत ही ज्यादा वर्चस्व था, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ही ज्यादा वर्चस्व था और लोगों में एक नई जुनून, नई ऊर्जा जगाने के लिए भारत भारती नामक पुस्तक जो है बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित हुआ था। इसलिए गांधी जी ने राष्ट्र कवि का दर्जा मैथिली शरण गुप्त जी को दिया था। इस बात को याद रखिए, मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है, किस पुस्तक पर राष्ट्र कवि की दर्जा को प्राप्त किया है? तो पुस्तक का नाम है भारत भारती। कब लिखा गया था? 1912 ईस्वी में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी है? कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन पहला मारवाड़ी, दूसरा मेवाड़ी, तीसरा मेवाती और चौथा मगधी। तो ध्यान रखिए मित्र, मेवाड़ी, मेवाती और आपका मारवाड़ी ये आपका राजस्थानी है। कौन सा है? राजस्थानी। तो बचा कौन सा? मगधी। मगधी आपका आंसर होगा क्या? ये पूर्वी। किसका है? पूर्वी का है, ठीक है। पूर्वी बोली के अंतर्गत मगधी आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। चलिए 39वें क्वेश्चन को देखेंगे। 39वां क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज ना दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन पहला दिया अगोचर, ऑप्शन दिया अदृश्य, ऑप्शन तीसरा दिया अगोचर, ऑप्शन चौथा है अंगोषा। तो आंसर हमारा बनेगा बी, अदृश्य। जो ना दिखाई पड़े उसे हम अदृश्य कहते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं
40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40वां है। लिखा है बिलाप। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक बात समझ लीजिए, प्रत्यय क्या होता है? ये शब्द के बाद लगता है, ये शब्द है, शब्द के बाद हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और शब्द के पहले हम उपसर्ग करते हैं, शब्द के पहले किसका प्रयोग करते हैं? उपसर्ग का। इस बात को समझ लीजिए। तो मिलाप शब्द है बेटा, इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा मिल प्लस होगा आप, तो आप यहां पर आंसर बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर? बी आंसर आपका जो दिया गया यह सही है, मिल प्लस आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। लिखा है दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है? ये बहुत गलत होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन पहला देखेंगे, लिखा है बड़ा आ, ऑप्शन दूसरा ओ, ऑप्शन तीसरा ए, ऑप्शन चौथा है आ। यहाँ पर आंसर हमारा होगा बड़ा आ, वो ये आपका विवृत भी होता है और आपका दीर्घ भी होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 42वां क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। लिखा उपेंद्र बज्रा किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन पहला है मात्रिक, ऑप्शन दूसरा है मात्रिक सम छंद, ऑप्शन दूसरा है वर्णिक छंद, ऑप्शन तीसरा मात्रिक अर्धसम और ऑप्शन चौथा है आपका भैया विषम, ठीक है, विषम छंद। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनने वाला है वो है आपका वर्णिक छंद। कौन सा? वर्णिक छंद। यानी कि उपेंद्र बज्रा जो है ये आपका वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है, इसे आपको समझने की आवश्यकता है। अच्छा, वर्णिक छंदों की हम गणना कैसे करते हैं? तो एक फार्मूला होता है, चाहे इसको आप नोट कर लीजिएगा, ए माता राजभान शलगा, इस फार्मूले पर जो है वर्णिक छंदों की गणना की जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, वर्णिक छंद उपेंद्र बज्रा में क्या क्या आता है, तो समझ लीजिए भैया, उपेंद्र बज्रा में जगण प्लस तगण और प्लस दो गुरु, ठीक है। अब जगड़ में मात्राएं कैसे बनेंगी, इस चीज को समझ लीजिए। जगड़ में मात्राएं कैसे बनेगी, हाँ नीचे मैं लिख देता हूं, सिंगल डबल सिंगल, ये मात्रा जगड़ का है। अगर आपसे पूछा जाए सर तगड़ की मात्राएं कैसे बनेगी, सर तगड़ की मात्रा क्या बनेगी, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो तगड़ की मात्रा होगी, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूं, तो डबल सिंगल, डबल डबल और सिंगल। गुरु की मात्रा दो क्या होगी, ये होगी। यानी कि अगर मात्राओं की गणना हम करें तो 1 2 1 3 1 4 4 2 6 और 1 2 8 1 9 और 2 11 2 13, अर्थात हम 13 वर्ण कह सकते हैं। यानी उपेंद्र बज्रा में कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। इस चीज को हम समझ सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है गुरु। लिखा है मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता। ऑप्शन पहला है भावानुवाद, ऑप्शन दूसरा छायानुवाद, ऑप्शन तीसरा व्याख्यानुवाद, ऑप्शन चौथा है शब्दानुवाद। इस चीज को आप समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। मूल पाठ का शब्दांश कहलाता है आपका शब्दानुवाद। क्या कहलाता है? शब्दानुवाद। बिल्कुल आंसर आपका कौन सा सही होने वाला भैया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा गया है। लिखा बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बिना पलक झपकाए हुए निम्नलिखित में से इसके लिए एक शब्द होगा आपका कौन सा? अपलक। कौन सा होगा? अपलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी एक विनती है, प्लीज हमारे चैनल पे यदि हमारे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने मित्रों में से शेयर कर दें और लाइक तो जरूर लिखें और कमेंट भी साथ में करते जाएं कि आपको वीडियो कैसी लगे। यदि वीडियो आपको किसी भी प्रकार से कहीं से गलत लगती है, कोई कमी लगती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली बार हम वीडियो को और भी ज्यादा सुधार कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी पहला जो दिया गया है और ये जो अंतिम आपको दिया गया ये निश्चित है, ये हटने वाले नहीं है। बाकी आपको ये चारों को क्रम से बनाकर इसमें से आंसर को टिक करना है। तो लिखिए प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हस्तलिखित होती हैं, 2 के लिए देखेंगे क्या बनेगा। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती हैं जिसमें एक व्यक्ति अनेक पुस्तकों, एक व्यक्ति के लिए विधि विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना, यानी पर 4 नंबर। ध्यान रखिएगा। अब भैया एक बात बताओ मुझे, ला किस नंबर पर है? 1 नंबर। तो ला यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा? हाँ, यहाँ दोनों में दिखाई, इसमें नहीं। तो इन दोनों को पहले गलत काट दीजिए। ला फर्स्ट नंबर पे, या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, दोनों में से क्लियर करते हैं। तो ला तो क्लियर है कि 1 नंबर पे आने वाला है दोनों में,
दोनों में ठीक है। चलिए इसके बाद 2 नंबर पे आने वाला क्या था, रा। तो 2 नंबर पे आने वाला रा बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में नहीं, तो आंसर हमारा कौन सा बनेगा, आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि ला, रा, वा और या, ये वाले ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्लियर। चलिए हमारे आपके इस सेशन के 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपसे आग्रह करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हिंदी से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। और ठीक है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने मित्रों में शेयर भी करना है। और बेल आइकन को, एक घंटी आपको दिखाई देगा, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। क्लियर। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको 50 या 45 क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप टाटा और बाय बाय।